हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेब गुरुकुल सेंटर में। आज का हम लोग का टॉपिक है ब्लड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? ब्लड, जिसे हम लोग अपनी भाषा में रक्त, खून या रुधिर कुछ भी कह सकते हैं। कहते भी हैं रक्त, खून, रुधिर, ये सब अपनी भाषा में हम लोग कहते हैं। ब्लड की जब हम बात करेंगे तो इससे एक क्वेश्चन कर लेता है हमेशा कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। यानी कि जब हम पढ़ेंगे, इसे बायोलॉजी है ये, तो बायोलॉजिकल भाषा में जब इसे हम पढ़ना चालू करेंगे ब्लड को, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी ये ब्लड का अध्ययन कहलाता है। ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी ब्लड का अध्ययन है। अभी हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो ब्लड है हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। हम लोग को समझना है ये जो ब्लड है हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों हमारे शरीर को ब्लड चाहिए। बड़ा ही ज़रूरत होता है हमारे शरीर को ब्लड की, क्योंकि यही ब्लड जो है हमारे शरीर में हर जगह परिसंचरण तंत्र द्वारा चलते रहता है इधर से उधर, और जहाँ जिसको जो जरूरत होता है उन चीज़ों को वहाँ पर आपूर्ति करने का काम ब्लड का ही होता है। इसलिए बड़ा ही ज़रूरत है इसकी। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को रिवाइंड करके पीछे लेके चलना चाहेंगे। आप लोग याद कीजिए, जब हम कोशिका चैप्टर आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो थोड़ा सा हम उस चैप्टर में चलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? तो कोशिका की। कोशिका, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग सेल चैप्टर में आते हैं। तो जब कोशिका की बात आती है तो हमने आप लोग को समझाया था कि इस कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, जिसमें से एक अंग आप लोग को हम बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की जब हम बात करेंगे, मात्रा जो होता है वो मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा सा आप लोग इसके लिए कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोग को मात्रा नहीं बता रहे हैं, मात्रा मेरा मिस्टेक हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो जब हम बात कर रहे हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की, तो याद कीजिए हम इसकी जब चर्चा किए थे, तो इसका काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो भाई ये जब ऊर्जा बना रहा है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसको ऊर्जा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है या फिर कुछ खनिज पदार्थ चाहिए होता है। तो उस खनिज पदार्थ या ऑक्सीजन को इसको देने का, यानी कि पहुंचाने का काम कौन करता है इसके पास? तो पहुंचाने का काम यही रक्त करता है। इसके पास खनिज पदार्थ या ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि इसका काम क्या क्या है। रक्त का कार्य क्या है? तो एक तो ये अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है, और आवश्यक पदार्थ जो होते हैं इसको जहां जरूरत है वहां पर पहुंचाने का काम करता है। इस रक्त की बात कर रहे हैं। आगे भी इसके और 2-3 काम है, वो आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ अभी बेसिकली इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि ये एक तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है शरीर से CO2 को बाहर निकालना। बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना, और बहुत आवश्यक है हमारे शरीर को ऑक्सीजन की। और इस ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको है? तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया को है। किसको है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया की है। थोड़ा सा हम पीछे रिवाइंड करेंगे तो आप लोग को समझना है कि हम कोशिका की जो बात कर रहे हैं, तो ये कोशिका हर एक जीव में एक जैसा नहीं होता है। जैसे कोई साधारण जीव की बात करेंगे, जैसे सिलिंट्रेटा संघ की जीव की, सिलिंट्रेटा संघ के जीव की जब हम बात करेंगे, जिसे हम लोग केचुआ नाम देते हैं, इसका एक केचुआ जो जीव होता है इस संघ का, उसकी जब हम बात करेंगे केचुआ की, तो आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप से केचुआ होता है पतला सा। इसके ऊपर वाले भाग में ये ऊपर पानी होता है। इसके उत्तक में, यानी उत्तक जो होता है, उत्तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा उत्तक किसे कहते हैं। तो कोशिकाओं से जो चीज मिल करके बना होता है उसे उत्तक कहते हैं। आगे हम ये चैप्टर अभी उत्तक बताने वाले हैं, उसमें भी इसके बारे में समझेंगे। विशेष हम लोग यहाँ पर ब्लड के बारे में ध्यान देंगे। तो जो कोशिका, ये जो उत्तक जो होता है, इसमें इस उत्तकों के खाली स्थान में किसकी बात करें? तो केचुआ की। केचुआ में उत्तक पाया जाता है, क्योंकि बिना उत्तक का हमारा शरीर बनेगा नहीं।
पहले शरीर किससे, कोशिका जो होती है, कोशिका से मिलकर से क्या बना होता है, उत्तक, उत्तक से मिलकर के अंग बना होता है, अंग से मिलकर के पूरा शरीर बना होता है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तक की। तो कोशिकाओं से मिलकर के जो उत्तक बना है, उस उत्तकों के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं, उस उत्तक के बीच में कुछ खाली स्थान होते हैं जिसे हम लोग गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। तो उसी गुहा के बीच में कुछ द्रव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, द्रव। किसकी बात कर रहे हैं, तो केचुआ की बात कर रहे हैं। तो जो द्रव पाया गया है, इसी द्रव के द्वारा इसमें यानी कि केचुआ में ये जो ऑक्सीजन का परिसंचरण है वो हो जाता है। तो ये सामान्य जीव की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जटिल जीव की बात करेंगे, जैसे कि मानव या फिर जानवर, मानव या फिर जानवर की बात करेंगे, तो इनका जो क्रिया होता है शरीर का, वो थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो जब हम जटिल जीव की बात करेंगे तो उनमें जो होता है परिसंचरण थोड़ा सा जटिल होता है। तो इसमें कोशिका जो होती है, इनका कार्य भी जटिल होगा, जाहिर सी बात है। तो जब इनका कार्य जटिल होगा तो इनको एक सिस्टमेटिक ढंग से जो भी होगा कार्य जो इनका होगा वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से होगा। तो जब हम कोशिका की बात करेंगे जटिल जीवों में, तो इसमें कोशिका को में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ऊर्जा बनाने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत होगी। तो जो चीज़ें जरूरत होती है उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो यही ब्लड उसको पहुंचाने का काम करेगा। कहाँ पर, तो कोशिका में। कहाँ पर, कोशिका में। कोशिका के किस भाग में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आप लोग को समझ में आया कि बड़ा ही जरूरत है ब्लड को हमारे शरीर में। क्यों जरूरत है भाई, क्योंकि पूरे शरीर में जो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है वो ऊर्जा बनाता तो है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा कौन रहा है, सारी चीजों का व्यवस्था कौन करा रहा है, तो यही रक्त करवा रहा है। यही रक्त हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, थोड़ा सा मेनली टॉपिक हम लोग समझेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें हम आप लोग को समझा चुके हैं कोशिका चैप्टर में कि इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। क्या होता है, ऑक्सीश्वसन। जब हम ऑक्सीश्वसन की बात करेंगे तो ऑक्सीश्वसन में लिखा हुआ है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऑक्सी कहने का मतलब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो भाई इसको जब ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो इसको ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन, तो जाहिर सी बात है कि यही ब्लड पहुंचाता है। क्योंकि यही ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप आप लोग याद कीजिए, हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी का निर्माण होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आज जब 38 एटीपी बन जाता है तो वो एक ग्लूकोज के बराबर होता है। वही एक ग्लूकोज हमारे शरीर में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका चैप्टर में समझ लिया था। तो आप लोग को ये समझ में आया, ये निचोड़ निकला कि हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, तो कोशिका से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है ऊर्जा भाई, कोशिका से मिल रहा है। कोशिका जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो उसको ऊर्जा बनाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ आवश्यक खनिज पदार्थ चाहिए होगा। तो उस आवश्यक खनिज पदार्थ को कौन प्रदान करेगा कोशिका में ला करके, तो यही ब्लड लाता है। अब थोड़ा सा हम परिसंचरण की ओर चलेंगे, यानी कि आवागमन की क्रिया कौन करता है हमारे शरीर में, तो ब्लड करता है। यहाँ से वहां परिसंचरण चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, रुकता नहीं है, ब्लड पूरे शरीर में चलते रहता है। तो यह ब्लड में पूरे खनिज पदार्थ मिल जाते हैं और पूरा जो ब्लड है हमारे शरीर में, वो जो पूरे शरीर की जो कोशिका, ब्लड में जो कोशिकाएं हैं वो पूरे शरीर में ले जाकर जितने भी खनिज पदार्थ हैं सभी कोशिकाओं को ले जाकर के बांट देती है। और यही कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया है वो ऊर्जा बनाने का काम कर देता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमारे शरीर को ब्लड कितनी आवश्यकता है, बहुत अधिक आवश्यकता है। बिना ब्लड से हम चल फिर नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्लड जो हमारे शरीर में रहेगा तो वही खनिज पदार्थों को किसको पहुंचाएगा, कोशिका को। पूरे शरीर में हमारा जो पूरा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और कोशिका से मिलकर के उत्तक बना है, उत्तक से मिलकर के हमारे शरीर का अंग बना है, अंगों से मिलकर के हमारा पूरा शरीर बना है। तो कोशिका के पास पहुंचाने का हर एक चीज कौन काम कर रहा है, यही ब्लड। यही ब्लड पूरे चीजों को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, यही ब्लड कर रहा है। तभी तो इसमें ऑक्सीश्वसन हो रहा है और तभी तो ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो मेनली किसको जरूरत है, सबका मालिक एक है जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसी ब्लड के बारे में हम लोग एक एक करके आज समझना चालू करते हैं। तो आगे बढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक कोलाइड है, यानी कि विलियन है। ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल गाढ़ा कोलाइड है जिसे हम लोग विलियन भी कहते हैं। विलियन कहने का मतलब सॉल्यूशन, विलियन कहने का मतलब सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है, तो जैसे कोई चीज मिला करके बना देना, जैसे कि चीनी और पानी का एक घोल होता है जिसे हम लोग सॉल्यूशन या विलियन कहते हैं, तो उसी प्रकार का ये भी एक क्या है, सॉल्यूशन है जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि ब्लड क्या है, तो एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है। ब्लड एक तरल गाढ़ा सॉल्यूशन यानी कि विलियन है।
आगे बात आएगी तो हम लोग को समझना पड़ता है कि भाई ये जो ब्लड है हमारे शरीर में कितना होता है। तो महिलाओं की बात करेंगे तो आधा लीटर ब्लड महिलाओं में कम होता है, किसकी अपेक्षा, तो पुरुषों की अपेक्षा। तो जब पुरुष की बात करेगा तो पुरुष में ब्लड की संख्या कितनी होती है, 5.5 लीटर। कितनी होती है, 5.5। और महिलाओं में ब्लड की संख्या कितनी होती है, तो 5 लीटर होती है। थोड़ा सा इसको हम मिटाना चाहेंगे, इसके बाद उसको हम एक एक करके लाइन से समझते हैं। आइए आते हैं अपने हम टॉपिक पर। तो हमने क्या कहा कि ब्लड जो है, ब्लड क्या है, तो एक तरल गाढ़ा विलयन है। विलयन कहने का मतलब सॉल्यूशन है। विलयन कहने का मतलब सॉल्यूशन है, एक द्रव की तरह ही होता है जो कि एक सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कितना होता है। तो हमारे शरीर में यानी कि मनुष्य में किस में, तो पुरुष में, ब्लड पुरुष में 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, पूरा वाक्य हम नहीं लिखेंगे, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर लिख करके। हम थोड़ा सा स्पेस और टाइम की वजह से थोड़ा सा हम इसको शॉर्टली में लेकर के चलेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई पुरुष में कितना ब्लड पाया जाएगा, तो 5.5 लीटर। यही हम महिलाओं की बात करेंगे कि महिला में कितना ब्लड पाया जाएगा, तो 5 लीटर। कितना ब्लड पाया जाएगा महिलाओं में, 5 लीटर। ये आप लोग को माइंड में रखना है। पुरुष में कितना पाया जाएगा, 5.5 लीटर, और महिलाओं में कितना पाया जाएगा, तो 5 लीटर। आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि ये ब्लड जो है हमारे शरीर में है, इसका निर्माण कहाँ होता है भाई। तो ब्लड की निर्माण की जब हम बात करेंगे तो दो टाइप से इसको याद रखिएगा। एक तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें अलग, क्योंकि छोटा बच्चा जब भ्रूण अवस्था में रहता है माँ के पेट में, तो उसमें सभी अंगों का विकास नहीं हुआ होता है, इसलिए उसमें ब्लड थोड़ा सा निर्माण होने का अलग स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, तो वयस्क की। किसकी बात कर रहे हैं, वयस्क की। वयस्क कहने का मतलब यंग लोग, जवान लोगों की बात कर रहे हैं। तो यंग लोगों में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। यही निर्माण हम बच्चों की बात करें, यही निर्माण किसकी बात करें, बच्चों की। अब बच्चा कब, तो भ्रूण अवस्था में। बच्चा कब, तो भ्रूण अवस्था में, जब माँ के पेट में रहता है तो उसमें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत के मीसोडर्म में होता है। कहाँ होता है, यकृत के मीसोडर्म में ब्लड का निर्माण होता है। किसकी बात कर रहे हैं, तो बच्चों में, जब वो भ्रूण अवस्था में रहते हैं तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने समझा कि ब्लड के कुछ बेसिक टॉपिक थे। एक और टॉपिक इससे रिलेटेड आप लोग याद रखिएगा कि ब्लड यानी कि रक्त का पीएच मान, का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब आप लोग को हमको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये पीएच मान होता क्या है, सभी लोगों को लगभग पता होगा, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल का। ये जो वीडियो है देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें पीएच मान अगर आप लोग को नहीं पता है तो फिर क्या ही पता है। तो पीएच मान थोड़ा सा हम बता देते हैं कि 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। इसके पहले वाले को हम लोग अम्ल कहते हैं, इसके बाद वाले को क्षारीय कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 7 के बाद हम लोग शो कर रहे हैं संख्या यहाँ पर 7.4, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, ये पीएच मान से हम लोग को पता चला कि ब्लड कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग बात कर रहे हैं रक्त के परिसंचरण, यानी कि रक्त हमारे शरीर में एक जगह स्थिर तो रहता नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते रहता है, आज यहाँ कल वहाँ। ऐसे आज यहाँ कहने का मतलब हमारे शरीर में ही, इधर उधर नहीं चला जाएगा। तो ये माइंड में रखना है कि ब्लड हमारे शरीर, पूरे शरीर में घूमते रहता है। तो जब ये पूरे शरीर में घूम रहा है तो ये परिसंचरण की बात करेगा, यानी कि आवागमन की बात करेगा। तो हमारे शरीर में जो ब्लड का आवागमन है, यानी कि परिसंचरण की बात कर रहा है, परिसंचरण। तो ब्लड का जो परिसंचरण होता है उसकी हम बात करेंगे। तो इसका खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार बताया था कि ब्लड हमारे शरीर में आते जाते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। किसने बताया था, विलियम हार्वे ने बताया था। ठीक है, ये आप लोग जो बेसिक चीजें हैं इसको नोट कर लीजिएगा, ये ब्लड से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे। तो अब हम लोग को समझना है कि ब्लड को कितने भागों में बांट करके हम लोग ब्लड के बारे में जान सकते हैं, यानी कि पढ़ सकते हैं। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा ब्लड को के टॉपिक को थोड़ा सा डिवाइड करके आगे समझते हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ब्लड को पढ़ने के लिए हम लोग को इसको बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड करना होता है। कितने पार्ट में? दो भाग में। एक को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, एक को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, और दूसरे को कहते हैं रुधिराणु। दूसरे को क्या कहते हैं? रुधिराणु। अब ये जो टॉपिक है ये कहीं कहीं पर प्लाज्म भी लिखा हुआ होता है, प्लाज्मा, तो इससे कोई आप लोग को ये नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर प्लाज्म, इसको लिख देते हैं हम यहाँ पर प्लाज्म, इसी का नाम है, और रुधिराणु तो आप लोग को वही नाम याद रखना है। तो प्लाज्म की जब हम बात करेंगे ये कितना होता है परसेंटेज में, तो ये हमारे रक्त में इसका भाग लगभग 55 से 60% होता है। हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना पाया जाता है? तो 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ भाग है यानी कि 45 से कितना भाग बचेगा? 45, लगभग 45% भाग जो बचेगा, 40 से 45% भाग क्या रहेगा? रुधिराणु होगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि भाई ये प्लाज्मा है क्या और ये रुधिराणु जो है ये है क्या। तो ये जो है प्लाज्मा एक द्रव है। क्या है? एक द्रव है, एक पानी का अंश है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये जो द्रव है ये है क्या। तो प्लाज्मा जो है ये जो द्रव है इसमें पानी की मात्रा लगभग 90%, 90 से 92% होती है। ठीक है, 90 से 92% मात्रा किसकी होती है? तो जल की होती है। किसकी होती है? जल की। 90 से 92% मात्रा किसकी होती है? जल की होती है, जिसमें से 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है। क्या होता है? 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो प्लाज्मा की बात कर रहे हैं। ये प्लाज्मा के बारे में समझा रहे हैं आप लोग को कि इसमें से 90 से 92% भाग क्या होता है? जल होता है, और 6 से 8% भाग प्रोटीन होता है। बाकी बचा हुआ जो भाग हो गया 1 से 2%, वो हो जाएगा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ। ठीक है, ये किसके बारे में हमने समझा? प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा जो होता है उसमें से 90% भाग, 90 से 92% भाग क्या होता है? जल होता है। कुछ बाकी यानी कि 8% भाग क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। बाकी जो भाग बच जाता है वो खनिज पदार्थ होता है। ये किसके बारे में हमने समझा? तो प्लाज्मा के बारे में। आगे बढ़ते हैं, रुधिराणु के बारे में समझते हैं। तो रुधिराणु क्या होता है? एक छोटे छोटे कण, यानी कि ये अणु, अगर हम रुधिर को इधर से हटा दें तो रुधिर प्लस अणु को मिला करके रुधिराणु बनता है। रुधिर प्लस अणु को मिला करके क्या बनेगा? रुधिराणु। तो अगर हम इस रुधिर को हटा दें तो इसमें क्या बचेंगे? अणु। तो यानी कि छोटे छोटे कण को रुधिराणु कहते हैं। और किसके छोटे छोटे कण को? तो ब्लड के छोटे छोटे कण, यानी कि ये तो लिक्विड अवस्था में हो गया, लेकिन ये छोटे छोटे कण की अवस्था में होता है। ये आप लोग को माइंड में रखना है कि ये तो जल है, एक द्रव की तरह है, लेकिन ये जो है ये छोटे छोटे कण की तरह होता है। छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, जो हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस प्रकार ये कण के रूप में ये होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो रुधिराणु की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इस टॉपिक को हम आगे ले चलते हैं। तो इसको हम लोग जब समझना है रुधिराणु को, इसको हम लोग 3 पार्ट में करके समझते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। एक को हम लोग कहते हैं आरबीसी। एक पार्ट को क्या कहते हैं? आरबीसी कहते हैं। पहला पार्ट आरबीसी, और दूसरी पार्ट को हम लोग कहते हैं डब्ल्यूबीसी। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? डब्ल्यूबीसी। तीसरे भाग को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 पार्टों में से हम लोग विभाजित करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तीनों एक एक करके हम लोग को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा रिवाइंड करके हम पीछे चलते हैं, यहाँ प्लाज्मा की तरफ आते हैं। प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया गया है, इसमें से कुछ प्रोटीन हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग को मेनली 2 प्रोटीन को आप लोग को माइंड में रखना है। एक तो होता है फाइब्रिनोजेन। एक प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रिनोजेन। और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, 2 प्रोटीन आप लोग को माइंड में रखना है कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है।
और भी एक दो प्रोटीन होता है, उसको आप लोग को माइंड में रखना है, नहीं रखना है, बेसिकली इसी को रखना है कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इसमें से फाइब्रिनोजेन हटा देने के बाद जो भाग बच जाता है उसे हम लोग सीरम कहते हैं। इसे यानी कि फाइब्रिनोजेन को हटाने के बाद बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजेन को हटा देने के बाद जो भाग बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ये आप लोग को माइंड में रखना है कि इसको हम लोग हटा देंगे तो जो भाग बचेगा उसे क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। इसी सीरम से सभी बीमारियों की जांच होती है। इसी सीरम के द्वारा सभी बीमारियों की जांच होती है। जो भी आप लोग को ब्लड ग्रुप वगैरह जो भी पता करना होता है, किससे पता कीजिएगा? सीरम से। या फिर शुगर किसी को है, कोई भी परेशानी है, तो बीमारियों की जांच किससे होगा? सीरम के थ्रू बीमारियों का जांच होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए कि ये तो जल है, इसके बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। प्रोटीन आप लोग समझ लिए, खनिज पदार्थ आप लोग को पता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मंड, यही सब खनिज पदार्थ होता है। तो सीरम हम लोग समझ लिए, जो भाग बचा होगा उसे हम लोग सीरम कहेंगे, जो कि बीमारियों की जांच के लिए आवश्यकता होती है। इसी का प्रयोग हम लोग बीमारियों की जांच के लिए करते हैं। आगे हम लोग को समझना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे आरबीसी और उससे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जय हिंद, जय भारत।